नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द संतोष भारतीय शो। मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में। आज मुस्कुराने का कारण तलाशिए मेरे बताने से पहले। मुस्कुराने का कारण यह है कि मुझे ये लगता है कि इस देश के न्यूज चैनलों ने इस देश के जनता के साथ शैतानी करने का मन बना लिया है। आज बहुत बड़ी घटना इस देश में हुई है जिसे टेलीविजन चैनलों ने नहीं दिखाया। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किसानों के समर्थन में, जो किसान कृषि कानून के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली के आसपास, उसके समर्थन या विरोध में किसान क्या कहते हैं, किसान महापंचायत बुलाई। उस किसान महापंचायत के तस्वीरें, उसकी कार्रवाई टेलीविजन चैनलों को दिखाने की फुर्सत नहीं मिली। लेकिन किसान इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में और छात्रों ने उनसे कहा कि हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। जब कुछ लोगों ने पूछा छात्रों से आप क्यों साथ देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये देश के अच्छे भाग्य के लिए, देश के अच्छे दिनों के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किसानों का आंदोलन छात्रों को इसलिए सही लग रहा है क्योंकि ये ईमानदार कोशिश है देश को बदलने की। ये छात्र कह रहे हैं, जिन छात्रों को राजनीतिक लोग या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें वो मानते हैं कि इनकी समझ बहुत कम है। ये वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को लोग मानते थे कि इनकी बात पर किसान नहीं आएंगे, लेकिन किसान बड़ी संख्या में आए। किसान अपने ट्रैक्टरों से आए, मोटरसाइकिलों से आए, कारों से आए, पर आए। और छात्रों ने ये तय किया है कि वो किसानों का साथ कैसे देंगे। उन्होंने कहा कि हम टुकड़ियों में जाकर के बॉर्डर के ऊपर जहां किसान सत्याग्रह कर रहे हैं, हम वहां जाकर के उनका साथ देंगे और उनकी सप्लाई लाइन, खाने पीने का सामान, दवा, कपड़े, जो भी हम मदद कर सकते हैं, हम अपने परिवार के उन लोगों की मदद करेंगे जो लोग देश को बनाने के लिए, देश की संपत्ति को व्यापारियों के हाथ में जाने के लिए उसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। अब छात्रों ने जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किया, इसने एक संकेत दिया कि किसान आंदोलन फैल रहा है, किसान आंदोलन बढ़ रहा है और किसान आंदोलन में छात्रों की भागीदारी की शुरुआत आज हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं कि आज मेरे पास गोरखपुर से, बनारस से उन छात्र नेताओं के फोन आए जो मेरा प्रोग्राम सुनते हैं और मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। कल उन्होंने पूछा था कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। मैंने उन्हें कोई राय नहीं दी क्योंकि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था कि छात्र किसान आंदोलन में जाकर के क्या मदद करेंगे। पर आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने यह बता दिया कि क्या मदद करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वहां जाकर के उनकी अगुवाई करेंगे या हम देश भर में घूम करके छात्रों को संगठित करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि हमने तय किया है कि हम अपनी तरफ से धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे अहिंसक आंदोलन में हम उनकी सप्लाई लाइन बनने की कोशिश करेंगे। और जो लोग वहां जाना चाहते हैं या जो छात्र जाना चाहते हैं, वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए जाएं और फिर वापस आ जाएं और हम उस चैन को, इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र कह रहे हैं, जिसे कोई टेलीविजन न्यूज चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। एक चैनल ने अंग्रेजी में थोड़ी सी जानकारी दी, लेकिन बाकी सब खामोश हैं। अब इसकी रात से खबरें सोशल मीडिया पे आनी शुरू होंगी, तब देश में बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि विद्यार्थी क्या कह रहे हैं। और छात्रों का ये कहना देश की सरकार के लिए कितना बड़ा संदेश साबित हो सकता है। अगर देश में बड़ी संख्या में छात्र इस आंदोलन के साथ जुड़ गए
क्योंकि उनके सवाल कम नहीं हैं, उनके सवाल नौकरियों के सवाल हैं, उनके सवाल महंगी शिक्षा के सवाल हैं, उनके सवाल अपने माँ बाप के जीवन को लेकर के उनके असमय मृत्यु की तरफ जाते हुए देखने के सवाल हैं। ये छात्र सोच रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था किस तरह विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अपनी महंगी शिक्षा, महंगे कोर्स इसको लेकर के चिंतित है और उन्हें चिंता है कि पता नहीं उनके परिवार के लोग उनकी कितनी दिनों तक फीस दे पाएंगे, और दे पाएंगे तो उसके लिए क्या क्या गिरवी रखेंगे, क्या क्या इंतजाम करेंगे, क्योंकि घर के खाली पढ़ाई के खर्चे नहीं होते हैं। जिसके घर में 2 लड़के हों, 1 लड़की हो, आमतौर पर जो होती है, लड़की की शादी कैसे होगी, लड़की की पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी, कहीं वो अपड़ तो नहीं रह जाएगी अपनी जिंदगी में, उसके एक खालीपन तो नहीं आ जाएगा। ये सब इस देश के परिवारों के 80% परिवारों के सवाल हैं। धनी किसान नहीं है। किसान जो खेती करता है, किसानी करता है, वो एवरेज आय कमाता है। जब 24 घंटे मेहनत करता है तब जाके महीने में उसके पास 20,000 25,000 की आमदनी होती है, और उसमें से 30,000 की फीस एक छात्र को देना, कम से कम जो 30 से 50,000 तक फीस दौड़ती है, उसकी जिंदगी को मौत में बदलने के लिए काफी। ये चिंता छात्रों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि वो भी देश में चल रहे किसान आंदोलन का एक हिस्सा बने। और आज छात्रों ने, जिन्हें मैंने कहते सुना, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये किसी जाति का आंदोलन नहीं है, ये किसी वर्ग का आंदोलन नहीं है, ये किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। उन्होंने कहा ये किसानों का आंदोलन है, ये गांव का आंदोलन है। ये नौजवान छात्रों की, जो 20, 22, 18 साल के बच्चे हैं, ये उनकी सोच है। और ये सोच अगर बढ़ गई, और यहीं पर सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज कृषि मंत्री आए, हम किसानों से कहीं भी संसद में या संसद के बाहर बात करने को तैयार हैं। एक तरफ आप बात करने की बात कर रहे हैं कृषि मंत्री, या मैं भारत सरकार से कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग में जिस तरह का भाषण दिया, हम हर जगह बात करने को तैयार हैं। किसान कृषि मंत्री से एक फोन कॉल दूर हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी पार्टी के विधायक हैं, जो गुंडों को लेकर के बॉर्डर पे जाके किसानों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। सरकारें बिजली, पानी, इंटरनेट काट रही हैं, उनके पास कोई सूचना के साधन नहीं है। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में इंटरनेट बंद है, अफवाहों का बाजार गर्म है, और इसमें जो दुष्ट लोग हैं, शैतान लोग हैं, सामाजिक तत्व हैं, वही अफवाह फैला करके लोगों को भड़का सकते हैं। सरकार की ये क्यों नहीं समझ में आता कि कोई भी चीज छुपती नहीं है। क्या लोगों का आना कम हो गया बॉर्डर पर? बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग टीकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। और ये सरकार को चेताने के लिए काफी है कि आप बंद कर देंगे इंटरनेट, आप बंद कर देंगे मोबाइल फोन, क्योंकि अब आपको यही आपके पास जरिया रहा है कि आप सारे मोबाइल नेटवर्क को जाम कर दीजिए। दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के सारे नेटवर्क जाम कर दिए, क्योंकि पता नहीं यहां से फोन करके किसे क्या खबर दे दे, अगर ये डर आपको है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार, और तीसरी तरफ वो तस्वीरें आ रही हैं गाजीपुर बॉर्डर की, सिंघू बॉर्डर की, कि आप 3 लेयर्स सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन देश की टुकड़ी दिल्ली पे घुसने की कोशिश कर रही है, जिस टुकड़ी को रोकने के इंतजाम आपने किए हैं। सड़कों पे पक्के अवरोध बना दिए हैं आपने, सड़कों के ऊपर आपने कीलें, लोहे की कीलें, नुकीली कीलें गाड़ दी हैं कि उनकी गाड़ियां आएंगी तो पंचर होकर रुक जाएंगी। पानी आपने बंद ही कर दिया है, बिजली आपने बंद ही कर दी है। गाजीपुर बॉर्डर के किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली सरकार से न पानी लेंगे न बिजली लेंगे, हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली और पानी देना चाहिए। ये क्यों नहीं सरकार समझती कि ये तरीके
विश्वास पैदा करने के नहीं है। ये तरीके किसानों को बातचीत की टेबल पे लाने के नहीं है। ये तरीके किसानों को भड़काने या उनका अपमान करने के तरीके हैं। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार को समझने की जरूरत है। हालांकि मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं कि कई लोग इस बात को समझ भी रहे हैं, और इसीलिए पार्टी में भी हलचल तेज है, अंदरूनी बातचीत हो रही है, संघ के भीतर भी बातचीत हो रही है, पार्टी के भीतर भी सुगबुगाहट हो रही है कि किस तरीके से विधायकों की भाषा, विधायकों के अनर्गल आचरण, अशोभनीय आचरण ने किसान आंदोलन को और फैला दिया। जो किसान आंदोलन ढीला पड़ गया था, आपने सारे देश में उसे फैला दिया। और जितनी खाप पंचायतें हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सामाजिक सिस्टम खाप पंचायतों के साथ चलता है, जो पंचायतों का आपसी भाईचारा है। खाप पंचायतों की आलोचना भी हुई है बहुत सारे फैसलों को लेकर के, लेकिन फिर भी खाप पंचायतों में विश्वास हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का कम नहीं हुआ है। इन खाप पंचायतों ने ये तय किया है कि हमें इस किसान आंदोलन का समर्थन करना है। हमें यानी हरियाणा की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को इन आंदोलनों का समर्थन करना है और उन्हें किसानों की दोनों मांगे जायज लगती हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना, क्योंकि जिसमें किसान ये समझ गया है कि उसके सर पे तलवार लटक रही है जमाखोरी की। सारा अनाज खरीद के बड़े बड़े कंपनियां अकाल की स्थिति पैदा करके मनमाने ढंग से अनाज बेचना चाहेंगी, क्योंकि जो एंटी डंपिंग मुनाफा कालाबाजारी को लेकर के जो कानून बना था उसे सरकार ने खत्म कर दिया। अब कोई कितना भी चाहे अनाज खरीद के उसको गोदामों में बंद करके और लोगों को 1 साल के भीतर भुखमरी की स्टेज पे ला सकता है। कानून खत्म। जो अवैध संग्रहण या अधिक संग्रहण के खिलाफ कानून था। अब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि किसान जिस चीज को किसान समझ रहा है उसे सरकार क्यों नहीं समझ रही। किसान कह रहा है एमएसपी का कानून लगाइए। आप एमएसपी के बारे में चिट्ठी लिखना चाहते हैं। किसान की ये मांग न मानना किसानों के मन में संदेह पैदा करता है कि आप कभी एमएसपी लागू नहीं करेंगे। आप सिर्फ उन्हें वैसे ही धोखा देंगे जैसे बहुत सारी बातें करके आप धोखा देते रहे, और एवज में किसान ये बताते हैं कि कितने वादे हुए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उसमें क्या हो पाया। और कहते हुए उन्हें लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। उन्हें दुख होता है कि हमारी सरकार, जिसने हमारा वोट 2014 में लिया, 2019 में लिया, उसने हमें जो वायदे किए उनमें से कोई वायदा पूरा नहीं किया। आज मुझे एक बुद्धिजीवी मिले, बड़े लेखक हैं। उन्होंने एक सवाल ऐसा उठाया जिसने मुझे चकरा दिया। उसने क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि ये बताइए, आपदा में अवसर कितना खतरनाक वाक्य है और हम सोच के स्तर पर और कर्म के स्तर पर कितना नीचे गिर गए हैं। मैं उनका चेहरा देखने लगा, क्योंकि देश में आपदा में अवसर सरकार का प्रचार है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और लोग बुरी तरह इस वाक्य से ये मानने लगे थे कि हमें मेहनत करनी है और पैसा कमाना है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जब कोई मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तब भी पैसा कमाओ, किसी की मदद न करो। आपदा में अवसर का मतलब यह है कि अगर आप अपनी लाश को लेकर शमशान में जा रहे हैं जलाने के लिए या कब्रिस्तान में दफनाने के लिए, तब भी आप उससे पैसा कमाओ, और हो रहा है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान कोविड के इलाज के नाम पर जितना पैसा अस्पतालों ने कमाया, डॉक्टरों ने कमाया, क्या दवाई दी किसी को नहीं मालूम, क्या लेबोरेटरीज में टेस्ट हुए किसी को नहीं मालूम, क्योंकि किसी को टेस्ट रिपोर्ट नहीं दी गई, किसी को वो लक्षण नहीं बताएगी कि कोविड का मतलब क्या है। आप जो लक्षण बताते हैं वो तो मियादी बुखार के लक्षण है, जो हमारे देश में सालों से है, जिसे हम कहते हैं कि 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 7 दिन में खत्म हो जाएगा। बाद में डॉक्टर कहने लगे कि ये तो वायरल है, हमारी देशी भाषा में उसे मियादी बुखार कहते हैं। डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया,
और उसकी दवा क्या है? उसकी दवा है पैरासीटामोल, विटामिन सी, और यही लोगों को दी जाती रही, चाहे वो बड़ा अस्पताल हो या छोटा अस्पताल हो। बहुत सारे लोगों ने घर में ही वो दवा खा करके अपने को ठीक कर लिया। ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन तो जुकाम का भी होता है, इन्फेक्शन तो बुखार का भी होता है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है जिसका इलाज नहीं हो तो लोग मर जाते हैं, उसी तरीके से लोगों की मौत हुई है। ये लोगों का मानना है, और लोगों ने ये कहा कि इस प्रधानमंत्री के वाक्य ने आपदा में अवसर उनके लिए पैदा किया जो बीमारी से, लाशों से, अमानवीयता से पैसा कमाना चाहते हैं। और इस देश में पैसा कमाने की होड़ मच गई, सेवा की होड़ खत्म हो गई, पैसा कमाने की होड़ शुरू हो गई। अस्पतालों में बिस्तर लेना, अस्पतालों में वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना, वेंटिलेटर की खरीद में कुछ भी आए बाएं शाएं खरीद के जो भ्रष्टाचार हुआ है, लोग कहते हैं उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। और ये खबरें हमारे पास आई हैं कि गुजरात में, हरियाणा में वेंटिलेटर के नाम पे गुब्बारा फुलाने की जो मशीन होती है वो मशीनें खरीदी गई। वेंटिलेटर के नाम पे जिस तरीके से मास्क की खरीद हुई, जो जो दवाइयों की खरीद हुई, इंटरनेशनल खरीद हुई, उन सब में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि ये वाक्य कितना अमानवीय है। और मतलब मैं उन बुद्धिजीवी की बात आपसे शेयर कर रहा हूं। मैंने सोचा आपसे मैं शेयर करूंगा कि आप भी सोचिए कि आपदा में मदद करनी चाहिए किसी की, कि आपदा में उसे लूटना चाहिए। आपदा में अवसर वाक्य क्या क्या इंगित करता है? क्या उन बुद्धिजीवी की बात में कोई दम है, या मैं व्यर्थ में उनकी इस बात को आपसे शेयर कर रहा हूं? आपदा में अवसर, मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि डेस्टिनी कह रही है कि तुम अपनी जान दो, तो कुछ लोग कहते हैं कि वाह किस अंदाज से उसने जान दी। ये देश का सवाल बहुत बड़ा है, मानवता का भी सवाल है, पर लोग किसी चीज को किन अर्थों में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि आज तक हमारे यहाँ ये माना जाता था कि जो परेशानी में है, मुसीबत में है, आपदा में है, उसे वहां से उठाने के लिए आप जितना भी करें वो पुण्य है। पर जैसे ही ये वाक्य आया आपदा में अवसर, लोगों ने लोगों की मदद करना बंद कर दिया। अब एक देश का बुद्धिजीवी अगर ये सोच रहा है और मुझे दर्द से इस चीज को शेयर कर रहा है, तो मुझे लगा कि मैं इस बात को आपसे कहूं। मैं आपसे कह रहा हूं, किसानों को लेकर के जो विश्वास सरकार को पैदा करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जिस तरह किसानों को लेकर के, मेरा ख्याल है बिना सरकार के ये कोई फैसला कर नहीं सकता, कि जिस तरीके से कटीली बाढ़, नए नए कंक्रीट के अवरोध, और ऊपर से इस तरह का इंतजाम जैसे मानो कि कोई विदेशी पड़ोसी दुश्मन देश की टुकड़ी हमारे दिल्ली के ऊपर हमला करने आ रही हो, कोई नादिर शाह आ रहा हो, कोई विदेशी हमलावर आ रहा हो जिससे राजधानी को बचाना है, वो स्थिति किसानों अपने लोगों के खिलाफ की जा रही है। इसी चीज ने देश के छात्र वर्ग को उद्वेलित कर दिया, और उसे पहली बार किसानों के आंदोलन में शामिल होने की घोषणा करनी पड़ी। ये छात्र किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। राजनीतिक दलों को तो लोग वहां आने भी नहीं देना चाहते, पर हाँ, लोग ये अपेक्षा जरूर कर रहे हैं कि राजनीतिक दल उससे अलग हट करके अपनी रैली करें, समर्थन बताएं। लेकिन संसद में जिस तरीके से सरकार का व्यवहार है, जिस तरीके से विपक्ष का व्यवहार है, वो क्या संदेश देगा मुझे नहीं पता। पर आज मुझे ये जानकर के, मैंने पुराने फुटेज देखे कि हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि किसान विधेयकों के ऊपर चर्चा नहीं हुई। 4 घंटे की चर्चा हुई, उसके ऊपर वोट हुआ, सबने उसके ऊपर बातचीत रखी और वो पास हुआ। यानी उन्होंने उस समय को, जिसकी सारे देश के लोग गलत मानते हैं, जिस तरह से
इन कानूनों को राज्यसभा में वोटिंग के दौरान पास किया गया ध्वनि मत से, ये मांगने के बावजूद कि इसमें वोट का डिवीजन हो, नहीं दिया गया। उस चीज को आज ये उपराष्ट्रपति जी सही बता रहे हैं। तब लगता है कि सरकार सचमुच अपने हक के ऊपर अड़ गई और जिस तरह की भाषा देश के सर्वोच्च नेता बोल रहे हैं कि अगर आपको आना है तो हमारे टर्म्स पे आइए, हमारी शर्तों को मानिए, पहले 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए इस कानून को के स्थगन का समर्थन कीजिए ताकि कानून स्थगित हो जाए और फिर जब 1.5 साल के बाद इसे पुनः लागू करने का अभी वादा कीजिए। सवाल उठता है कि किसान किसकी बात के ऊपर भरोसा करे, जो कृषि मंत्री या सरकारी अधिकारी कह रहे हैं उसके ऊपर, या जो सरकार कर रही है? क्योंकि जो कर रही है वो तो किसान देख रहे हैं कि आपके मन में जरा भी अगर माया, ममता, मोह या आदर होता, कहते आप अन्नदाता हैं, आप ही के पार्टी के लोग अब कहते हैं ये कहां के अन्नदाता हैं, ये तो पैसा लेके गेहूं हमें देते हैं। ये वही कह सकते हैं जो किसानों को उनकी मेहनत के सम्मान की जगह पर उन्हें लुटेरा मानते हैं, उन्हें आतताई मानते हैं। और आज तो टेलीविजन चैनलों ने कहना शुरू किया ये दंगाई है। किसके इशारे पर कहा? वही तो है जिसके इशारे पर एक पूरा टेलीविजन नेटवर्क, जिसके मालिक राज्यसभा के सदस्य हैं, ये भाषा बोल रहा है। खैर, उन्हें बोलने में कोई शर्म नहीं जो टेलीविजन के एंकर्स या रिपोर्टर हैं, पर हाँ, ये जरूर लगता है कि एक सोची समझी साजिश है कि इस देश के किसानों के खिलाफ माहौल खड़ा करो। और इसीलिए मैंने कहा कि लग रहा है टेलीविजन चैनलों ने इस देश के छात्रों के खिलाफ, इस देश के किसानों के खिलाफ एक दुरभि संधि कर ली है, एक अनहोली अलायंस बना लिया है कि किसानों की कोई बात दिखानी नहीं है, किसानों के दर्द तकलीफ दिखानी नहीं है। वो पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, इस किलों भरे कैद खाने में जिसे सरकार ने बनाने की कोशिश किया, कैसे जी रहे हैं, उनके पास उनके कपड़े पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर्स पे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे जिस तरीके का इंतजाम किया गया है, वो बिना राजनीतिक फैसलों के नहीं हो सकता। और ये राजनीतिक फैसला सर्वोच्च स्तर पर हुआ होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं किसान हमारे हैं, आपको वोट चाहिए, लेकिन उनकी तकलीफों के बारे में आप सुनने को तैयार नहीं है। शायद आपको ये भरोसा है कि चुनाव जब आएगा तो ये किसान जातियों में बट जाएंगे, ये किसान धर्मों में बट जाएंगे, ये किसान अपना दुख भूल जाएंगे और आपके शोर शराबा वाले भाषण में, जो आजकल टेलीविजन चैनल पे एंकर चाहे पुरुष हो या स्त्री जिस तरीके से चीख करके बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई उनका गला दबा रहा है। समझाने की भाषा नहीं है, ये धमकाने की भाषा है जो टेलीविजन के पत्रकार एंकर दिखा रहे हैं लोगों को। वो ये भी बताता है कि दिमाग से कितने दिवालिया है सारे देश में। इसीलिए इन टेलीविजन चैनलों के पत्रकारों को लोग अपने पास नहीं आने देते। किसान आंदोलन में तो लोग कह देते हैं आप जाइए यहाँ से, उन्हें बड़ा बुरा लगता है। फिर कहते हैं कि ये किसान तो अमानवीय हैं, ये असभ्य हैं, इन्हें बात करनी नहीं आती, ये गांव के उजड़ लोग हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके बाप दादे गांव से ही शहरों में आए, जिनके बाप दादों ने हाड़ तोड़ मेहनत करके इन्हें पढ़ाया, और जहां से ये सरकते हुए पॉलिटिकल इलिटरेट, जिन्हें जर्नलिज्म का एबीसीडी नहीं मालूम, सरकते हुए जर्नलिज्म में घुस गए कई तरह के समझौते करके, और आज वो देश के लोगों को समझा रहे हैं कि आप असभ्य हैं, आपको बात करनी नहीं आती, आप देश के विकास के खिलाफ हैं, आप अड़ियल हैं। सरकार से नहीं कह सकते कि आपने ये बात क्यों की बिना पूछे हुए, लेकिन आप किसानों को समझाते हैं और इस बात में होड़ लगा रहे हैं कि कौन किसानों से कुछ गलत शब्द बुलवा ले। पर आप भरोसा रखें, आप चाहे जितनी कोशिश करेंगे, इस देश का किसान जितना समझदार है, जितना समझदार पिछले सालों में हुआ है और जितना समझदार
लोगों के धोखे खा करके वो हो गया है, झूठे वायदों पर भरोसा करके हो गया है, वो किसान शायद अब इस झांसे में नहीं आएगा। इसीलिए जब एक आंसू एक किसान नेता का गिरा, पूरे देश में समंदर आ गया, लोगों का सैलाब चलने के लिए तैयार हो गया। लोगों ने, कभी ऐसा हुआ है कि टेलीविजन पे एक प्रोग्राम देखा, ये तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया, इसका ज्ञान होते ही लोगों ने अपने घर के साधन, अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए घोषित कर दिया हो कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। अपना सोना निकाल के, चांदी निकाल के चीन के हमले के समय लोगों ने सरकार को दिए थे कि आप इससे हथियार खरीदो अगर आपके पास हथियार नहीं है तो। ये तो उसी तरह का सैलाब आया, हर जगह से किसान निकल पड़ा दिल्ली की सीमा की तरफ, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, यानी हरियाणा के लोग हों, पंजाब के लोग हों, दिल्ली के सीमा पर बसे लोग हों, यूपी की सीमा के लोग चल पड़े एक एक आंसू देख करके, एक अपील सुन करके। ऐसा इतिहास में नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार। जिस तरह सरकार पहली बार इस देश की, दिल्ली की राजधानी की, राष्ट्रीय राजधानी की सीमा को, देश की राजधानी दिल्ली को ऐसे बचा रही है जैसे कोई हमलावर, ठगों, लुटेरों, पिंडारियों का गिरोह आ रहा हो। ये लज्जा भी आपने खो दी कि एक किसान अपने ही हैं, आप ही के वोटर हैं, आपको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, रक्षा मंत्री बनाया, सारे मंत्री बनाए, और किसानों से, और आपको शायद प्रोग्राम्स देख करके ये भी अंदाजा नहीं हो रहा है कि किन जगहों पर कितना असंतोष हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों में, सरकारी अधिकारियों में, रिटायर्ड अधिकारियों में, रिटायर्ड जनरल्स में कितना असंतोष हो रहा है, पर आप उसे देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। आप की इस नादानी की वजह से मुझे इस देश के 135 करोड़ नागरिकों में से एक होने के नाते ये कहने की इजाजत दीजिए कि सरकार की अनदेखी से, सरकार की नादानी से देश में एक बड़ा कयास पैदा हो सकता है। और मैं कह रहा हूं कि अगर इसमें, फिर से कह रहा हूं कि अगर इसमें छात्रों का असंतोष मिल गया या छात्रों का समर्थन इस आंदोलन को जुड़ गया, तो फिर ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, लेकिन देशव्यापी स्वरूप ले लेगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि देशव्यापी स्वरूप तो ले चुका है, मेरा मानना है कि अभी लेना बाकी है, क्योंकि देश के 600 के लगभग जिलों में अभी ये आंदोलन नहीं पहुंचा है। ये सरकार अपनी अमानवीयता से, अकुशलता से, अदूरदर्शिता से इस आंदोलन को हर जगह पहुंचा देगी। इसको रोकने की एक ही शर्त है कि किसानों के साथ बातचीत कीजिए, लेकिन ईमानदारी से कीजिए, उन्हें प्रस्ताव निश्चित दीजिए, उन्हें उलझाइए मत, घुमाइए मत कि आप हमें बताइए हम क्या संशोधन करें। वो तो शुरू से कह रहे हैं इन 3 कानूनों को रद्द करो, एमएसपी को लेकर कानून बनाओ। फिर भी आप उनसे एक शैतान नेगोशिएटर की तरह कह रहे हैं नहीं आप बताइए क्या क्या चाहिए, ताकि हम विचार करके आपसे कहें कि हमें ये मंजूर नहीं, देश के किसानों को ये मंजूर नहीं। वो देश के कौन से किसान हैं? आपकी पार्टी में तो आपसे लोग कह रहे हैं कि आप इनके बारे में विचार कीजिए और इस चीज को यहीं रोकिए, लेकिन आप ना अपने पार्टी के लोगों की बात सुन रहे हैं, ना उनकी भावनाएं समझ रहे हैं, ना देश की भावनाएं समझ रहे हैं। विरोधी पक्ष की भावनाएं तो आपको समझनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना लुंज पुंज और जिसको कह सकते हैं गैर बुद्धिजीवी, गैर समझदार विपक्ष तो कभी देश में हुआ ही नहीं, जिसे विषय ही नहीं समझ में आते, जो सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है और लोगों को लग रहा है कि इनका विरोध तर्कों के आधार पर नहीं है, जीवन की कटुता के आधार पर नहीं है, राजनीति के आधार पर, इसीलिए आपके विरोध का कोई असर नहीं हो रहा है। पर देश की जनता दोनों तरफ समझ रही है कि दोनों, सरकार भी और विपक्ष भी, किसानों के या छात्रों के हक में नहीं है, उन्हें समझ नहीं आता। इसलिए रोज शाम को मैं अपने संतोष भारती शो में भारत सरकार से अनुरोध करता हूं, अपने प्रिय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री जी
थोड़ा सा किसान होने के नाते सोच कर देखिए, नहीं तो आपके वकीलों का आप ही के ऊपर उछाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपने तो पहले ही कह दिया था मैं व्यापारी हूं। अब व्यापारी तो या तो सब कुछ खरीदता है या बेचता है, किसी से खरीदवाता है, किसी से बेचता है। यही तो शेयर मार्केट का नियम है। तेजड़िए होते हैं, मंदड़िए होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि चुन चुन करके सारी चीजें सरकार बेच रही है पूंजीपतियों को, और खरीदने वाले उसके अपने विश्वास पात्र लोग हैं। अब लोग ये कहने लगे हैं, इसलिए अपने प्रति देश में अविश्वास मत पैदा होने दीजिए। ये निवेदन तो मैं आपसे कर सकता हूं ना। आप समझदार हैं, आप इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को गिरा करके, पछाड़ करके, मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, माफ कीजिएगा, अटल जी का नाम इसलिए आता है कि वो एक भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हैं। आडवाणी जी को पछाड़ करके आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं। राजनाथ सिंह को हटा करके आप प्रधानमंत्री बने। आपको अपनी उस जीत की कहानी याद रखनी चाहिए कि चूंकि आप सही कह रहे थे, कांग्रेस उस समय लोगों की निगाहों से गिर गई थी और आप उसकी जगह आ गए। पर वो जीत ऐसे नहीं लगनी चाहिए लोगों को कि हमसे गलती हो गई। आज लोगों को यही लगने लगा कि आप जो कहते हैं उसके पीछे होता कुछ और है और आप कहते कुछ और। तो ये अविश्वास प्रधानमंत्री के प्रति देश के 5,000 लोगों का भी होना बहुत बड़ी चीज है। अच्छा प्रधानमंत्री वो होता है जो देश के 100% लोगों का विश्वास लेके चले। 100% लोगों का न चले, लेकिन 70% लोगों का तो विश्वास लेके चले। किसानों का आपके प्रति अविश्वासी होना ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है, अशुभ संकेत। बस मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि अगर इसको मान सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो देश भर से किसान दिल्ली की तरफ चल चुके हैं। आपकी पुलिस ने कहीं ना कहीं रोकेगी, आपकी पुलिस ने कहीं ना कहीं परेशान करेगी, कहीं ना कहीं लाठी चलाएगी। दिल्ली में पुलिस के हाथ में स्टील की लाठियां और तलवार के रूप में तलवार की तरह से आपने दे दी, जिसके फोटो चारों तरफ प्रसारित हो रहे हैं लोगों को डराने के लिए। मत कीजिए ऐसा, क्योंकि कहीं पर भी जो कि अति उत्साही, अपने को सरकार के प्रति वफादार दिखाने वाले अफसर हैं, वो लोग कोई ना कोई हरकत कर देंगे और ये किसान आंदोलन हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगा। और इसमें सारे तबके, जिसमें छात्र सबसे प्रमुख हैं, शामिल होने लगेंगे। आप देखिए ना, इस आंदोलन में कौन शामिल हो गया? जितने भूतपूर्व सैनिक हैं सब शामिल हैं, भूतपूर्व जनरल हैं सब शामिल, सेना के लोग जो आपकी पार्टी की और आपके नाम का जिंदाबाद कर रहे थे, हरियाणा से पंजाब से भर भर के आ रहे हैं ना। पंजाब के हर एक घर से एक आदमी सेना में, और अब उस घर में जितने रिटायर होके आए हैं पंजाब में, उनमें से ज्यादातर लोग तो संगू बॉर्डर पर आ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, हाथ में झंडा लेकर के नारे लगा रहे हैं। दिखना तो चाहिए ना, आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको भी नहीं समझा पा रहे हैं, आपको भी नहीं समझा पा रहे हैं। हालांकि हमारे समझाने का कोई अर्थ नहीं है, पर मैं किसानों की एक पक्षी वकालत नहीं करता। मैं किसानों की वकालत सोच विचार करके करता हूं। और छात्रों ने भी जितना आज मैंने देखा है उनके बयानों को, उनके रिएक्शंस को, वो बताता है कि उन्होंने बहुत सोच विचार कर किसानों का साथ देना तय किया है। और वो कह रहे हैं हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम सिर्फ किसानों के बेटे हैं। और किसानों के बेटे किसानों का साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? वो सप्लाई लाइन, कोई इतना धनी नहीं है, उनके घर वाले धनी होंगे, लेकिन वो इकट्ठा करके सामान बॉर्डर पे भेज रहे हैं। आप सोचिए कि आंदोलन किस गति से और किस दौर में पहुंच रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गांधी जी के आंदोलन को हमने, क्योंकि हम आजादी के बाद पैदा हुए, हमने देखा नहीं, पर आज के आंदोलन को देख करके हमें विश्वास हो गया कि बापू ऐसे ही आंदोलन करते हो। तो मैं आप सबसे विदा लेता हूं इस प्रार्थना के साथ कि तनाव का माहौल है, देश के सामने संकट का
माहौल है, देश के सामने जनता और सरकार, किसान और सरकार के बीच अविश्वास का माहौल है। इस माहौल में कहीं तो कोई मुस्कुराए, कहीं तो कोई अच्छा संदेश दे, और सद्भावना का संदेश, प्यार का संदेश, स्नेह का संदेश मुस्कुराहट के अलावा क्या हो सकता है। इसलिए सुबह उठ करके आप जरूर मुस्कुराइए, लोगों से मुस्कुरा कर मिलिए और उनके तनाव को घटाने की कोशिश कीजिए। तनाव घटेगा तो फिर फैसला सही होगा, तनाव रहेगा तो फैसला गलत हो जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। न रास्ता बदलिए, न तनाव में फंस करके युद्ध कीजिए या झगड़ा कीजिए, बस मुस्कुराइए ताकि सही फैसला ले सकें। वो आपके दिमाग को ऑक्सीजन देता है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। संतोष भारती शो को समाप्त करने की आपसे इजाजत मांगता हूँ और आशा करता हूँ कि आप शांत दिमाग से इस आंदोलन के बारे में सोचेंगे और इस आंदोलन में आपको साथ देना है या इसका साथ नहीं देना है, इसका फैसला करना। नमस्कार। जय हिंद।